हेलो स्टूडेंट्स, 2 जुलाई की तैयारी हम करेंगे ईपीएफओ एग्ज़ाम के साथ में। ईपीएफओ एग्ज़ाम के आप में देखिए 120 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको मालूम है, तो वही हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप इनको पढ़ेंगे, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। देखिए इंग्लिश में पहले क्या है, इंग्लिश में इरर के क्वेश्चन हैं, खुद पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नो बेगर हु कम्स टू आवर डोर्स गोज़ बैक एम्प्टी हैंडेड। किस पार्ट में इरर है? ए बी सी डी में। वाक्य को पढ़ना और बताना है किस पार्ट में एरर है। तो इसमें होगी आपकी नो बेगर कम, सही है। टू आवर डोर्स पार्ट में एरर है आपकी बी में। टू आवर डोर्स नहीं होगा, डोर होगा, ठीक। एरर बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखें, वाक्य नंबर 2। इसमें बताइए कहाँ पे एरर है। टू द व्हेल इट्स टेल इज़ द सोल मीन ऑफ प्रोपल्सन। व्हेल के लिए केवल एक ही साधन होती है, पूंछ, जो गति प्रदान करती है। क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? देखिए मीन्स हो जाएगा। मीन्स माने होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट। मीन माने होता है अर्थ होना, MEAN, अर्थ होना। और अगर आप इसमें लगा देंगे मीन्स, तो इसमें मतलब होता है साधन, संसाधन, जो जिस चीज़ के माध्यम से वो चीज़ चलती है। तो आपके पास संसाधन नहीं है, यानी कि मीन्स। मीन की जगह क्या होगा? मीन्स होगा। किस पार्ट में एरर है? दो नंबर पार्ट में, यहाँ पर। नेक्स्ट बताइए, 3rd नंबर, एरर बतानी किस पार्ट में है। ऑल द फर्नीचर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड। निश्चित तौर से आप समझ गए होंगे कहाँ पर गलती है। फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है? फर्नीचर हो गया। 1st नंबर पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर पार्ट बताना किस पार्ट में एरर है। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर के आधार पर, पेपर के आधार पर, वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, बहुत सी घटनाएं होती हैं अनियमित रूप से, लापरवाही से चलाने से। किस पार्ट में एरर है बताना है। देखिए इस पार्ट में एरर है, मेनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय। क्या होगा? मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड हो जाएगा। क्या लिखना है? यहाँ पर लगाना है आर। मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है आपकी? ये है आपकी 3rd पार्ट में। 5वें नंबर के सेंटेंस में आपको बतानी किस पार्ट में एरर है। ए में, बी में, सी में, डी में। जैसे आपको पता है एरर के वाक्य आएंगे तो एरर ही इसमें ली है। आएंगे सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेज भी आएंगे। देखिए, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, सही है, बिल्कुल सही है। दे विल बी स्टॉप्ड टिकट, यदि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं ट्रैफिक के, तो उसको रोका जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। एंड, और क्या किया जाएगा? हैव टू ए फाइन, हैव टू फाइंड नहीं है। देखिए ये पास्ट में चल रहा है, ठीक है। एंड से जुड़े हुए 2 वाक्य उसी टेंस में को रिफ़र करते हैं। अब जैसे इसमें है ना, ये स्टॉप्ड है, टिकड है, तो है एंड के बाद क्या होना चाहिए? हैव टू पे फाइन नहीं, फाइंड, एंड फाइंड, ये एरर है, ठीक है। स्टॉप के साथ में समान टेंस चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 6ठा नंबर, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। किस पार्ट में एरर है? देखिए इसमें आपकी एरर है, ही हु सफर द मोस्ट फॉर द कॉज, यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर एरर है, ठीक है। क्योंकि हु के साथ आपका वाक्य ये हो जाएगा, वह जो कष्ट सहता है बहुत ज़्यादा, शुड नॉट बी अलाउड, यहाँ हो जाएगा शुड बी अलाउड। लेट हिम अलाउड नहीं होगा, यहाँ शुड पूरा वाक्य आएगा, शुड बी अलाउड, ठीक। तो ही हु सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज शुड बी अलाउड टू स्पीक, शुड बी अलाउड टू स्पीक, ये हो जाएगा। किस पार्ट में एरर होगी आपकी? 3rd पार्ट में।
7 आई वंडर इफ दे कुड ट्रीट मीनेंसली इफ आई वेंट देयर अगेन। इसमें देखिए किस पार्ट में एरर है, कोशिश करिए। देखिए आई वंडर इफ दे, मुझे आश्चर्य है कि यदि, कि क्या वे कुड ट्रीट मीनेंसली, कि इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। देखिए कुड की जगह पर यहाँ आएगा वुड, ठीक। तो वुड इज यूज टू टॉक अबाउट ए पॉसिबल, और किसी ऐसी घटना जो संभव है या किसी इमेजिनेशन की सिचुएशन के लिए क्या लगता है वुड का प्रयोग होगा, ठीक। मैं इसी की कल्पना करता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे दे कुड ट्रीट मीनिंगफुली, इतनी निर्दयता से कैसे वो व्यवहार कर सकते हैं। तो क्या होगा, कुड नहीं होगा, यहाँ पर वुड। वुड का प्रयोग हम बता रहे हैं आपको, होता है कल्पना के लिए। आई विश आई वुड फ्लाई, ये होगा, मतलब मैं इच्छा करता हूँ मैं काश उड़ता। तो वुड इमेजिनेशन में आता है और पॉसिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला वाक्य, सी सेड ए नंबर ऑफ लाइज, सी सेड ए नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। कहाँ पे एरर है, 8वें नंबर के सेंटेंस में बताइए। एरर बताइए किस पार्ट में है, 30 सेकेंड 15 सेकेंड लीजिए। देखिए इसमें है ना, होता क्या है कि टेल ए लाई होता है। क्या होता है, टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए, ठीक। और सच बोलने के लिए होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। सच 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 निश्चित होता है, अच्छा, तो उसके लिए दा लगाया है, निश्चित चीज़ों के लिए दा लगता है। स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना, झूठ अनिश्चित होता है, तो टेल ए लाई होता है। देखिए इसी ही सेड ए नंबर ऑफ लाई, तो सेड नहीं होता ना, टेल होता है ना, तो सी टोल्ड ए नंबर ऑफ लाइज होना चाहिए यहाँ पर। किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट नंबर में। 9 नंबर पार्ट देखिए कहाँ पे गलती है। आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक, बताना है कहाँ गलती है। आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स, यूज्ड नहीं होगा, क्या होगा, आपने ब्लैक ट्राउजर को क्या किया, प्रयोग किया, नहीं पहना। आई वोर हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। आई वोर ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स सही लिखा है। अगला है, यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, ठीक। किस पार्ट में एरर है, आप समझ गए होंगे। आई एम नॉट लविंग यू नहीं होता, लव है, हेट है, ठीक है, सेंसस को आईएनजी नहीं बनाते हैं। आई एम लविंग यू नहीं होता, आई लव यू होता है, सबको पता है ये, ठीक है। हेट है, लव है, टेस्ट है, स्मेल है, सेंसस माने सेंसस ऑर्गन्स होती हैं, उनको कंटिन्यूस में नहीं बनाते। सी है, आई एम सीइंग नहीं होगा, ठीक। अगला देखिए 11वें नंबर का वाक्य। 11वां क्या है, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। फिर इसमें वही वाला आ गया, अभी हमने जो रूल्स बताया था उसी आधार पर है। इज टेस्टिंग गुड नहीं होगा, क्या होगा, टेस्ट है ना, टेस्ट सेंसिंग ऑर्गन्स है ना, इंद्रियां हैं जिसे कहते हैं। तो द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर टेस्ट्स, TASTES टेस्ट्स गुड, ठीक। अगला है, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। कहाँ पे एरर है बतानी है, पढ़िए, खुद बताने की कोशिश करिए। देखिए आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे, यस्टरडे आया ना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। आई हैव हटाइए, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। अगला नेक्स्ट है, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। एरर बताना है किस पार्ट में, ABCD। देखिए इसमें एरर है पार्ट नंबर 2 में। यू आर द मैन हु, मैन है ना, हु के साथ मैन आया है, सही कह रहे हैं आप, हैज। अगर हैज आपने पकड़ा है तो बिल्कुल सही बात है। हु के से पहले क्या लिखा है, नाउन, नाउन के अनुसार है जाएगा। अगला है, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। एट द पार्टी ठीक है, छोटे फंक्शन के लिए एट लगता है। तो मैं और मेरी पत्नी को घोषित किया गया क्या, बेस्ट कपल, सबसे बेस्ट कपल घोषित किया गया। किस पार्ट में एरर है ये बताना है।
तो आई एंड माई वाइफ, ये इसमें गलती है। ठीक, क्या गलती है? देखिए 231 का चलता है नियम, अगर कई प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो उनका क्रम क्या होता है? पहले 2 नंबर का प्रोनाउन आता है, यानी कि सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन क्या, यू आता है, थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। तो इस वाक्य में आप पहले ऐसे लिखेंगे, माई वाइफ, वाइफ थर्ड पर्सन का ना, एंड आई। ठीक, वाइफ क्या है, थर्ड पर्सन की है, तो पहले आपको लगना पड़ेगा 3 और 1, यानी 3 1 पहले लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर प्रोनाउन है फॉर फैमिली वाइफ, और अगला है आई, माई वाइफ एंड आई सही होगा। क्या होगा? देख लीजिए, इस तरह से एक वाक्य परीक्षा में मिल जाएगा। प्रोनाउन के क्रम अगर दिए हों तो आपको पहले सेकेंड नंबर प्रोनाउन लगाना है, फिर थर्ड नंबर का, फिर आई फर्स्ट नंबर का। ठीक है, तो प्रोनाउन का क्रम यही रहेगा। वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी, बहुवचन की रहेगी। पंद्रह नंबर का वाक्य देखिए, आई रिमेंबर हिम एज समवन हु हैज ए लॉट नाइस देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड। 15 नंबर का वाक्य है, इसमें नो एरर है, इसको ज़्यादा नहीं समझाएंगे हम। ठीक है, नो एरर है इसमें। नेक्स्ट 16 नंबर देखेंगे, एरर वाले पकड़ेंगे हम। ठीक है, सेट लंबा है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग्स इन द एरिया। 16 नंबर में एरर बतानी है, क्या होगा? किस पार्ट में गलती है? देखिए इसमें क्या है, पुलिस इज है ना, तो पुलिस के साथ क्या है, नोट कर लीजिए, पुलिस इज रिप्लेसिंग, मतलब पुलिस के साथ आप प्लूरल लगाएंगे। पुलिस जो है वो बहुवचन है, क्या है, पुलिस वो बहुवचन है। अच्छा, एक पुलिस का एक वचन क्या होगी? पुलिस का एक वचन होगा पुलिस मैन। अब देखिए पुलिस मैन एक पर्सन हो गया, एक वचन। इसमें क्या है, द पुलिस इज नहीं होगा, द पुलिस आर होगा, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में एरर है आपको बताया है। नेक्स्ट देखेंगे, ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। बहुत पैसा खर्चा हो गया कॉमनवेल्थ गेम पर, एरर बतानी है। ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ के साथ कैसी वर्ब रहेगी? वाज रहेगी। वाक्य पढ़ते ही तुरंत अगर दिमाग में क्लिक कर जाए एरर, तो समझ ली तैयारी आपकी ठीक है। ए लॉट ऑफ दिया है, वर्ब आएगी वाज। चलिए अगला है, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद मी। आप समझ गए होंगे, मेरा साला जो आया है, जो रहता है मुंबई में, मेरे साथ रुकने आया है। एरर किस पार्ट में है? समझ गए होंगे आप। देखिए इसमें एरर है हमारी, है वो नहीं होगा। सबसे पहले वाक्य अगर पढ़िएगा ना तो अधिकतर वर्ब की एरर दी जाती हैं, तो आप वर्ब की एरर को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्ब एरर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हैव की जगह क्या होगा, यहाँ हैज होगा, क्योंकि ये हैज किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है, माई ब्रदर इन लॉ के लिए आया है हैज। अगला है, देखिए सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन दियर लाइफ टोल्ड ए लाई, इजंट इट। कहाँ क्या गलती होगी 19 नंबर में, किस भाग में गलती है? देखिए ये जो इजेंट है ना, टैग वाला है, टैग की क्लास हमारी पढ़ी है। टैग आप देख सकते हैं, इंग्लिश के में प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो इंग्लिश की पढ़ी हुई है, फाउंडेशन इंग्लिश, उसमें देख लीजिएगा। इजेंट इट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाक्य ना, देखिए किस टेंस में चल रहा है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है ना, तो उसी टेंस की होगी। टैग किस टेंस की होगी? उसी टेंस की होगी, डजंट इट होगी। ठीक, तो थर्ड पार्ट में एरर है। चलिए लास्ट वाक्य देखेंगे इंग्लिश का, केवल एरर ही हमने लिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट, देखिए ये टैग वाला फिर आ गया, एक और टैग दे दिए। टैग क्या दे दिए? वाक्य क्या कह रहा है? वाक्य कह रहा है कि इजंट इट लिखा है ना, इजंट इट, तो टैग का नियम ये है, जिस टेंस की हो सेंटेंस उसी टेंस का हम टैग यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डजंट इट आएगा। क्या आएगा? डजंट इट। इजंट इट नहीं आएगा। ऊपर के वाक्य में भी ना इजंट ही दिया था, तो टेंस के हिसाब से आता है। अगर मान लीजिए होता यहाँ पे द अर्थ
मूव्ड, ठीक है, हालांकि अर्थ मूव्ड नहीं है, वाक्य गलत है, मान लीजिए द अर्थ मूव्ड होता तो यहाँ डिडंट इट होता। ठीक, आप क्या है इस टेंस के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। चलिए अब देखेंगे कुछ जीके एक क्वेश्चन पॉलिटी के सब मिक्स क्वेश्चन है ईपीएफओ में हमने लिए हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के को कौन सा पद दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? उत्तर क्या होगा? क्या होगा आपका उत्तर? सही कह रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक, कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चलिए 2-3 बार बोल देते हैं ताकि याद हो जाए आपको। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है, कितनी होनी चाहिए? तो नोट कर लीजिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन नहीं सही है? 23 नंबर का बताना है आपको। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, पदच्युत नहीं कर सकते, राष्ट्र यानी कि पद से हटा नहीं सकते। डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए अंतिम सर्वोच्च न्यायालय की है। किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। प्रश्न पढ़ रहे हैं, दिए हुए हैं, आप इसको खुद भी लगाने का प्रयास करिए, इसको एसटी समझिए। देखिए 25 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा है ये? देखिए अधिकार परीक्षा है। क्या है? अधिकार परीक्षा एक न्यायिक आदेश है जो उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार से कार्य विशेष को कार्यान्वित किया। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? अंतिम अपीलीय न्यायालय, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? सही कह रहे हैं, जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न। देखिए सबसे समृद्ध राज्य हमारा पंजाब है, बी ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं होती है? तो चलिए कौन सा कारण बताना है कि बचत अच्छी है फिर भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर रही है? क्या कारण है इसमें? है देखिए उच्च, ये तो ये नहीं है आपका, ये ऑप्शन है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। देखिए कथन और कारण वाले मिलेंगे आपको, ये कथन है और ये इसका कारण है। बताना है क्या कथन और कारण में क्या संबंध है? दोनों सही दोनों गलत। क्या है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। लगातार विकास होता रहना मानव समाज का कल्याण के लिए ये जरूरी है कि बराबर डेवलपमेंट विकास होता रहे। ठीक है, ये कथन है एक। और क्या इसका कारण दिया हुआ है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। विकास की परिभाषा सतत की बताई गई है कि वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वो चीज़ों को सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही हर चीज़ का प्रयोग कर लें। ठीक, तो क्या है इसमें? कथन और कारण को देखिए, क्या लग रहा है? कथन ने बताया, हमने कारण बताया। देखिए ये बात सही है, विकास समाज के लिए आवश्यक है और सही इसमें सतत विकास की कारण परिभाषा बिल्कुल सही की दी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन।
अगला है वर्तमान में जनसंख्या के सुखों को त्याग किए बिना भविष्य के ऊर्जा एवं संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। अब वो परिभाषा पूछ ली गई जो अभी हमने कारण में बताई थी। वर्तमान समय में जनसंख्या के सुखों को नहीं त्यागना है, बल्कि भविष्य के ऊर्जा और संसाधनों को हमको भविष्य के लिए रखना है। तो इस अवधारणा को की परिभाषा उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है, क्या बोलेंगे? इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये आपको आ सकता है। संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में जनसंख्या के सुख, वर्तमान समय के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है और अन्य संसाधन हमें भविष्य के लिए रखना है। ठीक। सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास का आधार है सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। ठीक। सतत विकास का आधार क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। चलिए, प्रश्न है, देखिए, हिस्ट्री का है। ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बहुत इजी प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने की। अच्छा, किस सन में की? 20 अगस्त 1828 में की। कहाँ की? कलकत्ता में की। ठीक, ये सब प्रश्न हैं जो हमको बता रहे हैं। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। भारत में व्याप्त धार्मिक रूढ़ियों और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करते थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा को उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी। किसने? अकबर लिखा है लेकिन अकबर द्वितीय ने दी लिखा है। ठीक है, द्वितीय छूट गया है। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय से मेरा आइडिया है एक प्रश्न आएगा। हम कई डिटेल ईपीएफओ के पहले सेट में भी हमने आपको बताई है डिटेल बहुत। ठीक है, संवाद कौमुदी इन्होंने लिखी। तो तैयार करिएगा अच्छे से, बिल्कुल मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो अकबर द्वितीय ने प्रदान की इनको उपाधि, किसकी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, राजा थे नहीं, इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, दी गई थी किसके द्वारा? अकबर द्वितीय द्वारा। किस सन में? 1830 में। तो ये 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अर्जी लेकर भेजा गया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था 1830 में। चलिए, नेक्स्ट क्या है? बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बताना है। तो ये है आपका बी ऑप्शन। ठीक, चिनसुरा में। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनका क्रम लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। पुर्तगाली कंपनी कब आए? पुर्तगाली देखें आए थे 1498 में। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये क्रम है। ठीक, सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1602 में। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1664 में। ठीक, ये डेट आपको याद भी होंगी, पढ़ा होगा, हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला देखें क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य 1934 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट समझौते में प्रावधान किस चीज़ का था? पूना पैक्ट में किस चीज़ का प्रावधान था, ये बताना है, जो ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। ये है आपका डी, हर जनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करने का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है? ए, बी, सी, डी में से कैंसर कोशिकाओं में
देखिए इसमें से आपका ए होगा। कैंसर कोशिकाओं में या इस नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदक एवं दुर्दम अबुर्द बनने लगते हैं। ठीक, कैंसर कोशिकाओं में ये होता है, इस नियामक क्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदक और मैग्लिगेंट, बिनाइन और मैग्लिगेंट अबुर्द बनने लगते हैं। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? देखिए इसका आंसर होगा आपका डी, कटीली चींटीखोर। कटीली चींटीखोर एक अंडज स्तनधारी जीव है। ठीक, अगला, नेत्र दान के प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? जो आई डोनेट करते हैं तो किस पार्ट को डोनेट किए करते हैं वो? देखिए आपका सी है कार्निया। दान किसका दिया जाता है? कार्निया का देते हैं। ठीक, अगला है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, दाल जल्दी पकती है, क्यों? बताना है इसका कारण 44 नंबर का। देखिए उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। असली रीज़न ये है कि चावल में उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कोई भी साधारण यंत्र होता है तो किसी व्यक्ति की सहायता करता है, क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन सही है? इसका है बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने से में बल कम लगाना है और काम अधिक होगा। ठीक है, साधारण यंत्र ये सहायता करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा अनुचुंबकीय मतलब कौन सा चुंबक नहीं है? सॉरी ये परिभाषा गलत है। अनुचुंबकीय का अर्थ देखिए क्या होता है। चुंबकीय का हम आपको थोड़ी परिभाषा बता देते हैं। जिस किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अनुचुंबकीय गुण होता है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें ऑक्सीजन होगा उत्तर आपका। ठीक, ऑक्सीजन में अनुचुंबकीय गुण होते हैं। अगला है साइंस का प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं के रूप में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। 47 का है आपका सी उत्तर क्या होगा? रूबिडियम। ठीक है, रूबिडियम धातुओं का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं के रूप में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है आपका सूखी बर्फ, इसे कहते हैं ड्राई आइस। क्या है ड्राई आइस? क्या है? ABCD में से बताना है। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी गैस यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर वैद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? इसका आंसर होगा आपका डी, NaOH। सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसको क्या कहते हैं? दाहक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फा कणों के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कणों के 2 धन आवेशों का द्रव्यमान कितना होता है? होता है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण के 2 धन आवेशों का क्रमांक। फुटबॉल के दिग्गज पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह किस देश के थे? पेले किस खेल देश के थे? बहुत ही महान खिलाड़ी। तो ये देखिए वो थे ब्राज़ील के। डी। अभी मेसे ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये देखिए आपका यह है बेंजामिन नेतन्याहू। बी ऑप्शन है। दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ये देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया है। सी ऑप्शन आपका। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार के मुद्दे पर हस्ताक्षर हुए। 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौन?
तो ये 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम स्टार लगा देना इसमें, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। तो 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। भारत पाकिस्तान और परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करता है। दोनों देशों के इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान है? ठीक है, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं का आदान प्रदान करता है। तो बताना है कौन सा है ये है आपका बी ऑप्शन 32वां। ठीक, नेक्स्ट क्या बताना है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस है आपका 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वर्ष की शुरुआत होती है, तो परिवार के साथ ऐसे याद कर लीजिए कि के रूप में परिवार के साथ वर्ष की शुरुआत होती है, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की घोषणा की है? तो देखिए, लाडली बहना योजना की शुरुआत की है किसने? डी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, लाडली बहना से हो सकता है क्वेश्चन दे दें। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर दी है, नर्मदा जयंती, याद रखिएगा। और क्या इसमें है? इसमें मध्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को कितना रुपये मिलेगा? मान लीजिए पूछ दें कितना पैसा मिलेगा, तो हमने बता भी चुके हैं आपको, 1000 रुपये मिलेगा। ठीक, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिवार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो ये है आपकी कितने प्रतिशत? तो ये है आपका ए है 66%। क्या 66%? उत्तर क्या होगा? 66% हो जाएगा। अगला है, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? रेलवे को कितनी धनराशि आवंटित की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए? देखिए, ये आपकी डी है 2,40,000। ठीक, लाख करोड़ में है ये। ठीक है, लाख के बाद करोड़ भी है इसमें, तो 2,40,000 लाख करोड़। ठीक, इस तरह से 2.40 लाख करोड़, डी ऑप्शन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस प्रदेश से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बता रहे हैं हमको। तो इसमें है यूएसए से, सीस। हरियाणा में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का क्या लाभ है? कम लाइन ढोना लागत। ठीक है, कम लाइन ढोना लागत ये उद्देश्य है। हरियाणा में रेलवे नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन का ये लाभ हुआ है कि कम लाइन ढोना है। तो यही एकमात्र आप समझ लीजिए ये राज्य है, हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। हो सकता है ये पूछ रहे कि इलेक्ट्रिफिकेशन किस राज्य में 100% हो गया है, तो आपका ये उत्तर होगा हरियाणा। ठीक, अब इससे क्या है? लागत में बचत हुई है, ढुलाई क्षमता में वृद्धि हुई है, संचालन और रखरखाव की लागत में कमी आई है। अगला है, NHA द्वारा अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत दी जाने वाली डिजिटल हस्तक्षेप सेवा का नाम क्या है? डिजिटल हस्तक्षेप सेवा का नाम बताना है, जो भाग लेने वाले अस्पतालों के OPD ब्लॉक में रोगों के लिए तत्काल पंजीकरण को सक्षम बनाता है। क्या होगा आंसर इसमें? देखिए, इसमें होगा ए, स्कैन और शेयर सेवा। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का है जो है डिजिटल हस्तक्षेप सेवा का नाम क्या है? वो है स्कैन एंड शेयर सेवा। ठीक, याद कर लीजिएगा, स्कैन एंड शेयर सेवा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर। देखिए ये स्टार लगा देते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। देखिए, अजेय वॉरियर 23 किन देशों के बीच में हुआ है? आपको मालूम है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसेना के हों, वायुसेना के हों, अब होते रहते हैं बराबर। ठीक, तो अजेय वॉरियर किन 2 देशों के बीच में हुआ है? अजेय वॉरियर देखिए, भारत और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है ये अजेय वॉरियर। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम आपके व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए रेडियो की अनूठी पहल। बहुत इजी क्वेश्चन।
ठीक, क्या है इसमें? मन की बात है, रेडियो से जो जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है, अगला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना 37वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया कब? ए ऑप्शन है आपका, 27 अप्रैल 2023 को मनाया। ठीक, चलिए कुछ कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे। फैमिली, एमिटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ये क्या हैं? फैमिली, एमिटी, एरियल और सेंचुरी, ये एक फॉन्ट है, फॉन्ट एक प्रकार के। ठीक, अल्फ़ाबेट के साइज बदलते हैं इससे। अगला है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या? कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइम मेमोरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की विशेषता नहीं है? फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की विशेषता कौन सी नहीं है? यह सी, इंटरफेरेंस के लिए बहुप्रतिरोधी। तो फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की विशेषता क्या नहीं है? सी ऑप्शन है, इंटरफेरेंस के लिए बहुप्रतिरोधी। नेक्स्ट देखिए, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? केबल का नेटवर्क का प्रयोग नहीं होगा और नेटवर्क से कनेक्शन हो जाएगा, अथवा बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से जुड़ने वाली डिवाइस था, ये भी कह लीजिए बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से जोड़ देना। इस डिवाइस का नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम है वायर। ठीक, क्या? वायर। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का प्रयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। किस प्रकार से प्रदान किया जाता है? वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नोट कर लीजिए, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉपी पेन से लेके बैठा करिए, तुरंत नोट कर लीजिए। कुछ प्रश्न देखेंगे लेबर लॉ से। यदि कारखाना में किसी प्रकार का अपराध हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये प्रश्न हम बता भी चुके हैं आपको। कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, दोनों, प्रबंधक और अधिष्ठाता दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, कारखाने में किसी प्रकार के अपराध के लिए ए और बी यानी कि प्रबंधक और अधिष्ठाता दोनों जिम्मेदार है। सी ऑप्शन होगा। अगला है, यदि कारखाना अधिनियम में जैसे किसी भी धारा का कारखाना का प्रबंधक या अधिष्ठाता उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। कितने वर्ष तक के दंड का प्रावधान है? ये प्रश्न है। तो देखिए, इसके लिए आ और बा यानी कि ए और बी में से कुछ भी, यानी 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अथवा 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, आर्थिक दंड। कारखाना अधिनियम के तहत क्या होता है? देखिए, 2 वर्ष का कारावास हो जाएगा या 1 लाख रुपए तक अर्थदंड। लेबर लॉ के क्वेश्चन हैं। अगला है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो ये देखिए बना आपका किस सन में? ये बना बी 1948 में। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना 1948 में। भारत में श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ, किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक हैं? तो सही कह रहे हैं आप, प्राथमिक यानी कृषि और कृषि से पर आधारित उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक, श्रमिक सबसे ज़्यादा खेती में हैं श्रमिक। नेक्स्ट है, देखिए, भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियमन का मुख्य कानून, औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियमन का मुख्य कानून कौन सा है? तो ये है आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो हमने आपको बताया था ना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। सी को नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है?
कौन सा नहीं है? मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है। तो ये आपका सी, क्या उत्तर? सी, संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली। नेक्स्ट है देखिए, औद्योगिक विवाद के आर्थिक कारण हैं। औद्योगिक विवाद के क्या आर्थिक कारण हैं? औद्योगिक विवाद देखिए है, ठीक है। देखिए औद्योगिक विवाद के कारण यह है कि कम मजदूरी है, विवेकीकरण, कृषि की कार्य की असंतोष दशाएं सब है। ठीक, डी ऑप्शन होगा आपका। ईपीएफओ प्रश्न देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संदर्भ में राज्य सरकार से आशय है। किस राज्य सरकार से आप ईपीएफओ किस के अंडर में आता है? देखिए ईपीएफओ ना ये आपका केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, मालूम होगा आपको। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के मुख्य उद्देश्य हैं, ये सभी हैं। क्या हैं सभी? तो देखिए डी ऑप्शन होगा। क्या इसमें? औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन है, और औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि है, और संघर्ष की रोकथाम है। यानी कि तीनों है, ए है, बी है और सी है, तीनों है। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं में सुमेलित नहीं है। अच्छा, श्रमिकों की जो योजनाएं हैं उनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये है आपका डी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव अकाउंट 1948, ये सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक, ये सही है, सही सुमेलित है श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं के सुमेलन में। बी सही है, सी सही है, यानी डी सही नहीं है। अगला देखिए, कुछ अकाउंटिंग के प्रश्न। मूल्य ह्रास खाता वर्ष के अंत में निम्नलिखित में से किसको आंतरिक करके बंद करा जाता है? अकाउंटिंग के भी प्रश्न आएंगे जैसा मालूम आपको। तो मूल्य ह्रास खाता को लाभ हानि खाता में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, लाभ या हानि खाता। नेक्स्ट है, मूल्य ह्रास की स्पेस छूटा हुआ है, विशेष विधि विशेष रूप से खानों, तेल के कुओं, खदानों और तरह की बर्बादी करने वाले संपत्तियों के लिए अनुकूल है। ये ऑप्शन आपका है ए, कमी। मूल्य ह्रास की कमी या अवक्षयण, कमी या अवक्षयण विधि विशेष रूप से खानों, तेल कुओं और खदानों, रेत के गड्ढों की बर्बादी करने वाली संपत्तियों के लिए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। देखिए, किसी भी राशि को लाभ और हानि विनियोग खाते में विनियोजित की जाती है किसी परिसंपत्तियों के मूल्य में देयता, आकस्मिकता, प्रतिद्वंद्विता या कमी को कवर करने के लिए नहीं होती। तो यह क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी सी ऑप्शन, संचय। क्या? संचय। ये संचय की परिभाषा है, जो लाइनें हैं ना ये संचय की परिभाषा है। अगला है अकाउंटिंग से, दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में आपका ऑप्शन होगा बी, न ये सही है न ये सही है, मतलब दोनों कथन आपके गलत हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। लाभ और हानि खाते के स्थान पर राजस्व खाता तैयार किया, लाभ और हानि विनियोग खाते के स्थान पर शुद्ध राजस्व खाता तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए एक और देखेंगे। अकाउंटिंग का डबल खाता प्रणाली सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के खातों को प्रस्तुत करने की एक अलग विधि प्रणाली है। यह किस देश की उत्पत्ति में इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये उत्पत्ति हुई है बी, इंग्लैंड में। दोहरा खाता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक,
तो दोहरा खाता प्रणाली की आप विशेषताएं थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, ठीक। दोहरा खाता प्रणाली, इसके अलावा हमने 2 पॉइंट पढ़ भी दिए। तो दोहरा खाता प्रणाली में लिखिए बी है, ये कथन गलत है, बाकी सही है। ए और सी और डी सही है, ये बी गलत है, ठीक है। तो गलत ही पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। दोहरा खाता प्रणाली में देखिए क्या, छूट और प्रीमियम को स्थायी रूप से राजस्व मद के रूप में माना जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी आप दोहरा खाता प्रणाली को तैयार कर लेंगे, बताया ना, ये विशेषता है ए, सी और डी। अगला है विभागीय खातों में आवक के सामान्य खर्च को विभागों के बीच एक आधार पर साझा किया जाता है। इसमें है आपका प्रत्येक विभाग की खरीद, क्या होगा, ए विकल्प आएगा आपका। सही क्या है, ए, प्रत्येक विभाग की खरीद। अगला है विभागीय खातों में प्राप्त छूट के सामान्य खर्च को विभाग के बीच इस आधार पर दिया जाएगा। तो यह आपका बी, प्रत्येक विभाग की खरीद के आधार पर दिया जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है विभागीय खातों में किराया दर और करों के सामान्य खर्च को विभागों के बीच में साझा किया जाएगा, यह आपका सी, प्रत्येक विभाग के कब्जे वाला तल क्षेत्र, सी है ऑप्शन, ठीक। कुछ अकाउंटिंग के प्रश्न थे ये। चलिए, आप ऊर्ध्वाधर बैलेंस शीट को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, ऊर्ध्वाधर बैलेंस शीट की परिभाषा है सी ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। ऊर्ध्वाधर बैलेंस शीट की परिभाषा क्या है, सी। यह वह प्रारूप है जिसमें बैलेंस शीट प्रस्तुत प्रारूप संख्याओं का एकल स्तंभ होता है, ठीक। ऊर्ध्वाधर बैलेंस शीट को देख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या वर्गीकृत बैलेंस शीट का वर्गीकरण है। वर्गीकृत बैलेंस शीट का क्या वर्गीकरण है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी है इसमें, यानी कि ए है, बी है और सी है, ठीक है। वर्गीकृत बैलेंस शीट का वर्गीकरण क्या है, ए है, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, डी नीचे होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौजूदा संपत्ति का हिस्सा नहीं है। मौजूदा संपत्ति का हिस्सा कौन सा नहीं है, देखिए दफ्तर के उपकरण है ना ये, बाकी ये इसमें मौजूदा संपत्ति का हिस्सा नहीं है। बाकी व्यापार है, नगद है, प्रीपेड खर्च है, दफ्तर के उपकरण जो होते हैं मौजूदा खर्च का हिस्सा नहीं होते हैं। अगला क्या है, किसी बिल की नोटिंग तब की जाती है, कब की जाती है, जब यह होता है, क्या होने पर बिल की नोटिंग की जाती है, अस्वीकृत। बिल की नोटिंग तब की जाती है जब यह अस्वीकृत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। चलिए, एक विनिमय पत्र दिनांक 1 जनवरी 2021 को देखने पावती के बाद 2 माह बाद देय है और इसे 15 जनवरी 2021 को स्वीकार किया जाता है। तो बिल की देय तिथि होगी, बिल की देय तिथि क्या होगी बतानी है, ऐसे प्रश्न भी हो सकता है पूछ लें आपसे, बिल की देय तिथि बताना है आंकड़ों के आधार पर। तो ये आपका 18 मार्च 2021। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वचन और प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय के बिल के संबंध में गलत है। वचन और प्रतिज्ञा पत्र के विषय में गलत कौन सा है, ये देखिए ए नंबर वाला गलत है, बाकी बी है, सी है, डी है, ये तीनों सही हैं। गलत पूछा गया है तो आपका उत्तर ए आएगा। प्रतिज्ञा वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र या और विनिमय के संबंध में। अगला है प्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। प्रमाणन के विषय में कौन सा कथन सही है बताना है, तो आपका कौन सा सही होगा, देखिए ए कथन और बी कथन दोनों सही हैं। प्रमाणन के बारे में ये भी सही है, प्रमाणन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों की लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षा किए गए लेन देन की प्रमाणिकता को समर्थन करने के लिए उपलब्ध है, ठीक। और प्रमाणन को लेखा परीक्षा का सार कहा जाता है या लेखा परीक्षा की ऋण के रूप में, लेखा परीक्षा की ऋण के रूप में किसको जाना जाता है, प्रमाणन, ठीक। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों हैं।
इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कौन सा? देखिए आपका डी ऑप्शन, 97 में हम आंसर बता दे रहे हैं इसको आपको, डी ऑप्शन गलत है। क्या है गलत? लेखा परीक्षा को वित्तीय विवरण की प्रामाणिकता से खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये गलत है आपका। बाकी ए सही है, बी सही है और डी सी सही है। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक परीक्षा और सत्यापन निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? वास्तविक परीक्षा और सत्यापन किसका होता है? देखिए रोकड़ बैंक शेष का होता है, माल सूची का होता है, अपल संचितियों का होता है, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। सभी का होता है, इनमें से सभी। अगला है, कंपनी अधिनियम के तहत नियुक्त एक लेखा परीक्षक कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हो, जैसा भी मामला हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं शामिल नहीं होगी, ये बताया है। तो इसमें से कौन सी सेवाएं शामिल नहीं होंगी? तो उत्तर आपका होगा बी, इनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया है। 1, 2, 3 और 4, ठीक, किसी को भी नहीं शामिल किया गया। कौन सी बताया गया शामिल नहीं होंगी? तो आपका क्या होगा उत्तर? इनमें से कोई नहीं, यानी कि बी, इनमें से सभी, ये सभी शामिल नहीं होंगी। अगला है, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये है बी, क्या है? वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरण की विश्वसनीयता का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी, लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? बी। अब चलिए कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। देखिए आप आंसर इसमें केवल बता रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके सवालों को लगाइएगा, ठीक है? केवल हम उत्तर बता दे रहे हैं आपको। क्या है? कोई कार 44 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दुगनी दूरी कितने समय में, घंटों में तय होगी? वीडियो पॉज करके उस सवाल लगाइएगा, उत्तर हम बता देंगे आपको। उत्तर देखिए इसका आएगा सी, 3 नंबर, 3 घंटे। अगला है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2.48 किलोमीटर घंटे की चाल से 48 किलोमीटर लिखा है, ठीक है? 48 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार कर देती है। महिला की चाल प्रति घंटा में बताना है। महिला की चाल बताइए इसमें। महिला की चाल होगी सी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? उत्तर क्या आएगा आपका? सी आएगा, 6। अगला है, एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 29 मीटर और 23 मीटर हैं। 7 मीटर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत क्या होगी? ये होगी ऑप्शन डी आएगा आपका, ठीक है? 6864 आंसर आएगा जब आप करेंगे, डी ऑप्शन। एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का व्यास बताना है। इसी प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं परीक्षा में आपको, इसलिए हम मैथ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप इस तरह से कर लीजिएगा तैयारी। एक 106 का होगा आपका 350 cm, ठीक, बी ऑप्शन। अगला है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लगभग क्रमशः 264 सेंटीमीटर और 924 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है? त्रिज्या और अनुपात का ऊंचाई का अनुपात बताना है। ये होगी 7.6, ठीक, ये उत्तर आएगा, सी ऑप्शन आपका।
एक है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है और तंबू बनाने के उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल मीटर से सेकंड में बताना है, उतनी ही किसी बाले के अधिकतम के बराबर है। ठीक, तो इसमें आपका देखिए आएगा आंसर क्या, बी आएगा। अगला है, यदि किसी गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन की आयतन के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? ये होगा सी ऑप्शन, 2:3। शंकु, गोला, त्रिज्या, इन सबसे आए हैं प्रश्न, देखिएगा, देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री, सी। ठीक, चलिए एक दिशा वाला प्रश्न लगा लीजिए ईपीएफओ का, देख लीजिए। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और तब अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? सरल प्रश्न है बिल्कुल, प्रश्न को पढ़िए, लगाइए। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? वीडियो पॉज करके इसको लगाइएगा। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। डी क्या आया है आपका? आंसर आया है आपका डी, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि बीते कल से 2 दिन पहले का शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन था? ये बताना है, कैलेंडर क्वेश्चन। बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन था? कैलेंडर का मिलेगा क्वेश्चन, क्लॉक का, कैलेंडर का। देखिए इसमें उत्तर आएगा आपका डी, क्या, बुधवार, वेंसडे। ठीक, बीते हुए कल से 2 दिन पहले अर्थात आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज सोमवार होगा। ठीक है, अतः परसों कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। डी ऑप्शन, ये तो सरल है ऑप्शन प्रश्न। ठीक, डी। आज आखिरी प्रश्न देखेंगे ईपीएफओ का। देखिए क्या है, नीचे एक कथन के बाद 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। क्या है, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये आपका कथन क्या कह रहा है? आपका एक कथन कह रहा है कि हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, और इसका कारण क्या है? ए, वृक्षों से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ों के नीचे? तो पहला है कि क्या वृक्षों से गिरने वाली पत्तियों से कपड़े खराब हो जाते हैं इसलिए? तो पहला तो नहीं है, ये कारण थोड़े है। वृक्ष रात को CO2 गैस निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सही है। यानी ए आपका गलत है यहाँ, और बी जो है यहाँ से बी आपका सही है। ठीक, ए क्या है? गलत है। बी क्या है? सही है। तो कौन सा निकल रहा है? केवल बी निकल रहा है। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने ईपीएफओ का आपको जो 2 जुलाई का है पेपर दिया, लगाइए, पढ़िए, इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो देखिए इसको, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा। ठीक है, अपने जिन स्टूडेंट्स हैं फॉर्म भरे हैं ईपीएफओ के। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ ईपीएफओ की, APSC की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।